आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास रूप को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम मध्य प्रदेश के पिपरिया में मौजूद है। पिपरिया एक ऐतिहासिक जगह, लेकिन एक ऐसी जगह जहां पर आज़ादी के बाद विकास की एक गंगा बहनी चाहिए थी, लेकिन हमें देख रहे हैं कि विकास की बात तो छोड़िए, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो भी यहाँ के नागरिकों को नहीं मिल पाई। दोस्तों, ये प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि पिपरिया का इतिहास क्या है। हिंदुस्तान की वस्त में वाक़ई मध्य प्रदेश का ज़िला होशंगाबाद का कदीम शहर पिपरिया अपनी तमाम रानाइयों के साथ अपने जिंदा दिली के लिए मुल्क व बैरून मुल्क में मशहूर है। पिपरिया मध्य प्रदेश के ज़िला होशंगाबाद का एक कदीम तारीख़ी शहर है। इसे मध्य प्रदेश के ज़िला होशंगाबाद में एक टाउन की हैसियत हासिल है। पिपरिया एक ऐसे मकाम पर वाक़ है जहाँ से सड़क और रेल दोनों रास्तों से बआसानी जाया जा सकता है। सड़क के ज़रिए इसकी दूरी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 114 किलोमीटर है, जबकि रेल मार्ग से इसकी दूरी 153 किलोमीटर के करीब है। पिपरिया जबलपुर, भुसावल और हावड़ा मुंबई रेलवे के ट्रैक के किनारे मौजूद है। मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार, हावड़ा जाने वाली ट्रेनों का गुजरना यहाँ से होता है, बल्कि ये ट्रेनें यहाँ रुकती भी हैं। यही नहीं, सयाहत का बड़ा मरकज़ पचमढ़ी यहाँ से महज 58 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। पिपरिया मध्य प्रदेश के ज़िला होशंगाबाद का एक अहम हिस्सा है। होशंगाबाद भोपाल से महज 70 किलोमीटर के फासले पर नर्मदा नदी के जुनूबी साहिल पर आबाद है। होशंगाबाद अपने कुदरती हुस्न के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हिंदुस्तान में नदियों को माँ का दर्जा हासिल है। नर्मदा नदी हिंदू अकीदतमंदों के लिए माँ का दर्जा रखती है। इसके साहिल पर कितनी तहजीबों का विकास हुआ, यहाँ कितनी कौमों की नशोनुमाई हुई, तारीख़ के अवराक़ से वाज़े है। नर्मदा कल भी एहतराम का दर्जा रखती थी और आज भी इसका तक़द्दुस बरकरार है। लिहाजा नर्मदा के आंचल में जन्म लेने वाले हर बाशिंदे के कानों में पैदा होते ही हर हर नर्मदे और जय माँ नर्मदे के मधुर नारे गूंजने लगते हैं। नर्मदा घाट की सीढ़ियों पर बैठकर जब एक अकीदतमंद नर्मदा की लहरों को निहारता है और सामने कोहे विंध्याचल से इसकी आंखें दो चार होती हैं, तो यकीन मानिए रूह की बेचैनियाँ काफूर हो जाती हैं। होशंगाबाद मालवा सुल्तान होशंग शाह के नाम पर आबाद है। इस तारीख़ी शहर को होशंग शाह के बड़े बेटे गजनी खान ने आबाद किया था, लेकिन पिपरिया की वजह तस्मिया हमें तारीख़ में कहीं पढ़ने को नहीं मिलती है। लेकिन इस शहर की जितनी भी तारीख़ पढ़ने को मिलती है, इससे अंदाज़ा होता है कि पिपरिया मुश्तरका तहज़ीब के संगम की हैसियत रखता है और यहाँ पर इब्तिदा से ही सभी कौमों के लोग बाहमी तौर पर मिलजुल कर रहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ के लोग, आप खुद सुनिए। ये जो पिपरिया क्षेत्र है, ये सीपी बरार के अंतर्गत अंग्रेज़ों के सीधे अधीन था और अंग्रेज़ों के मालगुजारा के रूप में यहाँ के राजा, जो गोंड राजा थे, वो राज करते थे यहाँ पर। मगर जिस तरह अपन देखें भोपाली नवाब या होलकर स्टेट, ऐसी स्टेट नहीं थी। यहाँ पर गोंडवाना था। ये गोंड राजा थे जो एक तरह से बड़े ज़मींदार थे, जिनको हम राजा बोलते थे। तो ये गोंडवाना रहा है और इसका नाम भी पौसार पिपरिया हुआ करता था। बाद में धीरे धीरे हट के पौसार से हट के अब सिर्फ पिपरिया बचा है। पिपरिया एक ऐसा नाम है, जैसे बड़े गाँव जो होता है उसको बोल देते कला, छोटा गांव बोलते हैं उसको खुर्द। तो इसी तरह पिपरिया मुझे लगता है कि ढंग के गांव का पर्याय है, जहां पीपल के झाड़ हो या कुछ हो, इस ढंग की मैं सोचता हूं कि ऐसा होगा। पिपरिया सतह समंदर से 328 मीटर की बुलंदी पर आबाद है। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक पिपरिया की कुल आबादी 1,41,000 थी। नई मरदमशुमारी में ये तादाद बढ़ गई है। पिपरिया की कुल आबादी में 53% मर्द और 47% ख्वातीन की आबादी है। पिपरिया एक छोटा सा शहर ज़रूर है, लेकिन अगर यहाँ पर शराख्वानदगी की बात करें तो 61% है। पिपरिया का मौसम हमेशा खुशगवार रहता है। पिपरिया पचमढ़ी के दामन में वाक़ है। कुदरती तौर पर तमाम वसाइल से माला माल पिपरिया आज़ादी के बाद तरक्की की राह का तय नहीं कर सका। इसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश की तश्कील के बाद सूबे में जिन पार्टियों की हुकूमत कायम हुई, पिपरिया ही क्या ज़िला होशंगाबाद भी इनकी तरक्की का मरकज़ नहीं बन सका। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के जब तरक्की पजीर ज़िले और शहरों की बात की जाती है तो इसमें हमें कहीं ज़िला होशंगाबाद और इसके कदीम टाउन पिपरिया का नाम देखने को नहीं मिलता है।
मध्य प्रदेश हुकूमत के दोहरे रवैये से यहाँ के लोग सख्त नाराज़ हैं। इस सिलसिले में क्या कहते हैं आप खुद सुनिए। जो भी सरकारें आती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो और किसी भी पार्टी का शासन हो, योजनाओं का क्रियान्वयन वो अपने फ़ायदे के हिसाब से उस तरीके से उसको ड्राइंग करते हैं कि जिसमें उनको फ़ायदा हो। मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, माइनॉरिटी हो, कोई भी हो, लेकिन जो प्रोग्राम डिज़ाइन होता है वो अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं ताकि उनको और उनके वोट बैंक को कोई नुकसान ना हो। रही बात क्रियान्वयन की, तो योजनाएं तो आज़ादी के समय से बन रही हैं, आज़ादी के वक्त से भी योजनाएं बन रही हैं, लेकिन उनको क्रियान्वयन करने के लिए ग्राउंड लेवल पर जाके समझना पड़ेगा कि हमें एक्चुअली करना क्या है। आज लोन हो, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ हो या रोज़गार से रिलेटेड चीज़ हो, मुसलमानों को नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पिपरिया की, पिपरिया के समग्र विकास की। हमारी सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की, दोनों ने दावे और वादे तो बहुत किए, लेकिन यहाँ के लोगों को रोज़गार को लेकर जो संसाधन मुहैया किया जाना चाहिए था, उनकी शिक्षा को लेकर जो कदम उठाया जाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हो सका। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। होशंगाबाद में दरियाए नर्मदा के जनूबी किनारे होशंगाबाद से 50 किलोमीटर दूर बसा तारीखी टाउन पिपरिया कई मानों में अहमियत का हामिल है। वस्त हिंद के खित्ते में वाक़ ये पिपरिया गोंडवाना इलाके का एक हिस्सा तारीखी टाउन सूबे मध्य प्रदेश का एक हिस्सा भी है। गोंडवाना इलाके का ज़्यादातर हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। यहाँ पर मुस्लिम तहजीब के नक़ूश हमें सूफिया की आमद से मिलते हैं। गोंड हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदे हैं और इनका रिश्ता द्रोड़ कौम से मिलता है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ अफ़क़ात में मुख्तलिफ़ हुक्मरानों की हुकूमतें रही हैं। खिलजी, तुगलक से लेकर मुग़ल, मेठा और अंग्रेज़ों ने भी इस इलाके में अपना इक़्तिदार कायम किया था। आज़ादी के बाद जब नया सूरज तुलू हुआ तो यहाँ के लोगों को भी ये उम्मीद हुई थी कि उनकी किस्मत का सितारा चमकेगा, लेकिन इनका ये ख्वाब आज तक हकीकत में नहीं बदल सका। हालांकि यहाँ की आबादी में 75% हिंदू आबादी बूदोबाश करती है। 18% के करीब मुस्लिम और 7% दूसरी अक़वाम के लोग रहते हैं। पिपरिया शरह-ख्वानगी की बात की जाए तो यहाँ पर मजमूई शरह-ख्वानगी में हमें 61% देखने को मिलती है, लेकिन इस शरह-ख्वानगी में मुस्लिम ख्वानगी की बात करें तो वो इंतहाई मायूस कुन है। पिपरिया में 10 हाई स्कूल, 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 3 डिग्री कॉलेज हैं। हालांकि यहाँ के लोगों की तालीम की ज़रूरत देखते हुए ये न सिर्फ कम है, बल्कि अगर टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो इस मैदान में हमें मायूसी दिखाई देती है। यहाँ पर ये तालीमी इदारे हैं, इनमें मुस्लिम तलबा और तलबात की शरह-ख्वानगी की बात करें तो वो न सिर्फ बहुत कम है, बल्कि अक़लियती तबका बिलखुसूस मुस्लिम समाज का तालीमी फ़ीसद इंतहाई मायूस कुन है। जो अल्पसंख्यक, जिसमें सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ये सब लोग हैं, मगर हम लोग ज़्यादा टारगेटेड हैं। जैसे आज मुस्लिम जो इसमें इसलिए टारगेटेड है क्योंकि मुस्लिम जो है हर चुनाव में, हर योजना का एक जिसको बोलना चाहिए एक खिलौना बन गया है। मुस्लिम समाज के नाम पर कई योजनाएं शुरू से लेके आज तक बहुत सी योजनाएं बताई गई हैं, लागू की गई हैं, मगर ये सिर्फ कागजी हैं। एक्चुअली अमली जामा बहुत कम इनको मिला है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं कि वो अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार नहीं मिला। माली हालत है उसके लिए जिम्मेदार। माली हालत ऐसी नहीं है कि कोई अच्छा रोज़गार कर सके, और इतनी एजुकेशन नहीं है कि अच्छी मुलाजमत में उसे मिल सके। नहीं, पहले तो रिजर्वेशन का मामला था, तो वो आजकल तो कुछ रिजर्वेशन दिख नहीं रहा। अगर आप में काबिलियत है, इंटरव्यू फेस कर सकते हैं तो आप में कामयाबी है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अब ये तो गवर्नमेंट लेवल की बात है कि यहाँ कोई इंडस्ट्री कायम हो तो उसे मुलाजमत के चांसेस मिले उसमें। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस मामले में पहल करे कि कोई फैक्ट्रियाँ खोले और नौजवानों को रोजगार मिले। मध्य प्रदेश के ज़िला होशंगाबाद के पिपरिया ही नहीं बल्कि पूरे गोंडवाना में मुस्लिम माशरा पसमानदगी का शिकार है। इसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश बनने के बाद सूबे के इक़्तिदार पर जो पार्टियां काबिज़ रही हैं, उन्होंने गोंडवाना ही क्या मध्य प्रदेश के मुसलमानों की तालीमी तरक्की का कोई ख़ास खाका तैयार नहीं किया। मध्य प्रदेश में मुस्लिम समाज ने तालीमी तौर पर जो तरक्की की है वो ज़्यादातर उनकी अपनी कोशिशों का नतीजा है।
मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह हुकूमत अक़लियतों बिलखुसूस मुस्लिम माशरे के मयार ज़िंदगी को बुलंद करने का दावा तो बहुत करती है, लेकिन इनके दावे की सच्चाई का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। सूबे के आज़मीन हज को 2013 में हज हाउस से सफ़र हज पर भेजने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक वो हज हाउस बनकर तैयार नहीं हो सका। यही नहीं, अक़लियती तालीम को लेकर मौजूदा हुकूमत कितना संजीदा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मदरसा बोर्ड, जिससे मुस्लिम तलबा की एक बड़ी तादाद तालीम हासिल करती है, उसका कुल सालाना बजट 12 लाख रुपए है। अगर इस रकम को साल के एतबार से आप देखेंगे तो एक साल में आपको 8,000 रुपये के करीब का इजाफा दिखाई देगा। यही नहीं, मसाजिद कमेटी की बजट भी ऐसे ही सूरत हाल से वाबस्ता है। हुकूमत के इस रवैये का ही सबब है कि आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश का मुस्लिम समाज पसमानदा से पसमानदा होता चला जा रहा है। सबसे बड़ा भ्रम तो यह है माइनॉरिटी को लेके कि मात्र मुस्लिम समुदाय को ही माइनॉरिटी में शामिल किया जाता है, जबकि मैं खुद एक जैन समाज को बिलोंग करता हूं और विगत वर्षों में देखने में आया है कि योजनाओं का प्रचार प्रसार कुछ भी रहा हो, अंततोगत्वा मैं ये कहूँगा, धन्यवाद भी दूंगा दिग्विजय सिंह जी को कि जैन समुदाय को भी वे जाते जाते अल्पसंख्यक का दर्जा दे के गए। लेकिन आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, जो योजनाएं बनाई गई हैं उनके अंतर्गत मैं तो नहीं मानता कि 5 से 10% भी सामूहिक अल्पसंख्यक वर्ग को कहीं फ़ायदा मिला हो। होशंगाबाद जनूबी मध्य प्रदेश के शहरों में कलीद की हैसियत रखता है और यहाँ की फ़ज़ाओं में पिपरिया होशंगाबाद की शहरग है। यहाँ की बोली हिंदी ज़रूर है, लेकिन गोंडी बोली के साथ उर्दू के नग़मे भी गूंजते हैं। मध्य प्रदेश की उर्दू तारीख़ पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको यहाँ की उर्दू में गोंडवी के साथ बुंदेली और मालवी के असरात नुमाया तौर पर नज़र आएंगे। यहाँ के मदारिस में उर्दू ज़बान आवाम की कोशिश से ज़िंदा है, लेकिन इससे अलग हटकर उर्दू के लिए हुकूमत की सतह पर ज़मीन हमवार करने की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की साबका हुकूमत और मौजूदा हुकूमत ने उर्दू की फ़ज़ा साजगार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि उर्दू के लिए मध्य प्रदेश में हुकूमत के इक़दाम से ज़मीन इतनी तंग हो गई है कि सूबे में उर्दू मीडियम के स्कूल एक एक करके बंद होते जा रहे हैं। उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए सरकार ने बड़ी सीरियस कोशिशें भी की थी कांग्रेस के ज़माने में, मगर उसके बाद फिर इसको पसे पुष्ट डाल दिया गया। और रही बात यह कि रोज़गार में सिर्फ अब जो बात सामने आ रही है वो ये है कि आप स्कूल टीचर में अपॉइंटमेंट करवा दें उर्दू के, तो वो भी आज की तारीख़ में ढूंढे नहीं मिल रहे। मैं मध्य प्रदेश में अपॉइंटेड एक ऐसे सीनियर आईजी पुलिस को जानता हूँ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और जिन्होंने पूरे पर्चे आईएएस के उर्दू में दिए, और वो पूरे पर्चे दे के सैयद अफजल भोपाल में अपॉइंटेड हैं और उन्होंने पूरे उर्दू के पर्चे दिए और उर्दू में आईएएस उन्होंने क्लियर किया। तो ये हमारे बच्चों को जिस दिन ये समझ में आएगा, या हिंदुस्तान के अवाम को, आम आदमी को ये समझ में आएगा कि भाई ये भी एक लैंग्वेज है, इसे अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा छुपा हुआ है लिटरेचर का, साहित्य का, उस दिन हम इसको अपनाने लगेंगे। दोस्तों, नरसिंहपुर में वक्फ प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। एक ज़माना था कि यहाँ पर उर्दू मीडियम के स्कूल भी हुआ करते थे और एक बड़ी तादाद यहाँ पर उर्दू मीडियम से तालीम भी हासिल करती थी, लेकिन आज़ादी के बाद ये सिलसिला जो ख़त्म होना शुरू हुआ तो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्या इसकी वजह, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पिपरिया की। पिपरिया में वक्फ प्रॉपर्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ की, यहाँ पर ज़बान और शिक्षा को लेकर जो काम किया जाना चाहिए था उसकी कर रहे हैं, लेकिन हमें देख रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को संरक्षण देने की जो बात सरकार कर रही है, जो दावे किए जाते हैं वो काम नहीं हो पा रहा है। ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ का भी काम नहीं हो रहा है। क्या इसकी वजह, आइए डालते हैं एक नज़र। होशंगाबाद की तरह पिपरिया को भी मुश्तरका तहज़ीब की ही एक अलामत के तौर पर देखा जाता है। इसकी वजह यह है कि संतों और सूफिया की तालीमात को यहाँ के बाशिंदों ने न सिर्फ अपने दिल के करीब रखा है, बल्कि इसका अमली नमूना भी पेश करते हैं। दरियाए नर्मदा के किनारे और इससे मुतसिल इलाक़ों में कितने सूफिया ने अपना मसनद रश्द हिदायत बिछाया, इसके नक़ूश तारीख़ के और अवराक़ में हमें देखने को मिलते हैं।
यहाँ पर तमाम तीज त्योहार को मिलकर मनाने की रिवायत आज भी कायम है, लेकिन इस गहवारे मन की खस्ताहाली को देखने का किसी के पास वक्त नहीं। हालांकि मध्य प्रदेश के वजीर आला का चुनावी क्षेत्र बुधनी यहाँ से बहुत नज़दीक है, लेकिन इसकी तरक्की के असरात भी यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। मध्य प्रदेश की तश्कील से लेकर आज तक मध्य प्रदेश में 2 ही पार्टियों का इख्तिदार रहा है, एक कांग्रेस और दूसरा बीजेपी। दोनों पार्टियों ने इंतखाबात के वक्त पिपरिया और होशंगाबाद की तरक्की के लिए न जाने कितने दावे और वादे किए होंगे, लेकिन सही मानों में बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों ने पिपरिया ज़िला होशंगाबाद की तरक्की का कोई ख़ास मंसूबा आज तक नहीं बनाया। दोनों सियासी पार्टियों के इस मनफी रवैये का ही नतीजा है कि मध्य प्रदेश का ज़िला होशंगाबाद तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे है और यहाँ के आवाम आज भी खस्ताहाली का शिकार है। विरासत में जो अव्यवस्थाएं मिली थी हमको, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, एक तो बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी। इन दोनों व्यवस्थाओं को हमने वर्तमान परिवेश में करीब 90% सुधार दिया। 24 घंटे बिजली शहर में हम दे रहे हैं, इसको आप नकार नहीं सकते। यानी एक सुविधा हमने अगर जनता को बिजली की पर्याप्त दी है, तो उसकी वजह से ही ये सारी व्यवस्थाएं सुधरी हैं कि बच्चों का एजुकेशन सुधरा। पहले बिजली नहीं थी तो बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती थी। उसके बाद किसान की हालत सुधरी है। इंडस्ट्री हमारे प्रदेश में जो ज़्यादा संख्या में आने का प्रयास कर रही हैं, जो लग रही हैं, जो पुरानी इंडस्ट्री परेशान रहती थी, जो डीजल इंजन से चला के अपने इंडस्ट्री चला रहे थे, उनका वो पैसा बचने लगा। ये सब सुविधा एक ही बार में हमने दी है। सड़क के मामले में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो प्रोजेक्ट लगाया था, उसके माध्यम से हर छोटी जगह पे हमने पहुंच मार्ग बना दिए। देखिए, बिजली की जहाँ तक बात करें तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी 10 साल, और 10 साल में 7 प्रोजेक्ट बिजली के लगाए गए, और जिनसे पहले प्रोजेक्ट का लाभ भाजपा सरकार आने के 2 दिन बाद मिलना शुरू हो गया। तो ये कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो तत्काल गद्दी पे लगाया नहीं जा सकता, महीने 2 महीने में पूरा नहीं होता। जाहिर है कि 2-5 साल उनमें लगते हैं। और 7 जो प्रोजेक्ट दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में लगाए गए थे, उनका लाभ ये बीजेपी की सरकार को आने के बाद मिला। सरकारों का काम जो है कोई व्यक्तिगत पार्टी के लिए होता नहीं है, ये किया जाता है आम जनता के लिए। आज़ादी के बाद पिपरिया ही नहीं, होशंगाबाद में भी जहां मुस्लिम समाज ने अपनी हमजहत नशोनुमा के लिए बेदारी का सबूत नहीं दिया, वहीं सियासी पार्टियों के नज़दीक इनकी हैसियत एक वोट बैंक से ज़्यादा की नहीं रही है। यही वजह है कि यहाँ के मुस्लिम बाशिंदों की तालीमी, माशरती और समाजी ज़िंदगी अबतर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में एक लंबे अरसे तक कांग्रेस ने इक़्तिदार संभाला और अब 2003 से यहाँ बीजेपी की हुकूमत है। मध्य प्रदेश के आवाम ने इस उम्मीद के साथ कांग्रेस को इक़्तिदार से बेदखल किया था कि शायद बीजेपी इनके अधूरे ख्वाब को पूरा करे, लेकिन यहाँ भी इसे मायूसी ही हाथ लग रही है। मौजूदा हुकूमत की बात करें तो अक़लियती तबका इसके एजेंडे से बाहर दिखाई देता है। पिपरिया में विकास की बात करें तो विकास इस समय बिल्कुल ज़ीरो है। पिछले कई सालों से, चाहे वो नगर पालिका हो या विधानसभा या विधायक की बात करें, तो हमेशा से ही पिपरिया को एक कमज़ोर नेतृत्व मिला है, जिसके कारण शहर का विकास बिल्कुल शून्य है। पिछले 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी सड़कें बेहाल हैं, कहीं पर लाइट की समस्या है। एक पिपरिया से लगा हुआ गांव है इंदिरा गांधी वार्ड, जो गांधी वार्ड का कीर मोहल्ला है। पिछले कई सालों से वहाँ पे बिजली नहीं है। बच्चे नदी पार करके वहाँ से पार करते हैंगे स्कूल जाने के लिए, खतरा रहता है वहाँ। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर स्थानीय स्तर पर कोई प्रतिनिधित्व नज़र नहीं आ रहा है। कि हम कहीं ना कहीं सुविधाएं देने में चूक गए, हो सकता है उनमें आम आदमी को हमें थोड़ी बहुत कमी नज़र आई हो, लेकिन हमने भरसक कोशिश करी है। पार्टी में अपने कई फंडे होते हैं, कहीं टिकट का झगड़ा होता है, परिवार बड़ा, कई दूसरी समस्याएं हमारे साथ लगी, उनको हमने नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से ऐसे परिणाम जो हमारी पार्टी के सामने आए। अन्यथा हमने जनसेवा के मामले में कहीं हमारी पार्टी को कोई भी नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं भी आप आक्षेप नहीं लगा सकते कि हम कहीं पीछे रह रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है, चाहे अल्पसंख्यक हो या सामान्य जनमानस हो,
सारे के सारे मामलों में हम समान व्यवहार रखते हैं। मध्य प्रदेश में 52 अजला हैं और ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहां वक्फ की इमलाक न हो। सूबे के दूसरे अजला की तरह यहाँ पिपरिया में भी वक्फिया इमलाक का एक बड़ा हिस्सा नाजायज़ कब्जे का शिकार है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी हुकूमत के कौलो अमल में कितना फ़र्क है। वक्फ बोर्ड कोई पैसा देता नहीं है किसी भी कब्रिस्तान की ज़मीन के बाउंड्री वाल बनाने के लिए। हमने यहाँ के लोगों से चंदा करके जैसे भी करके कब्रिस्तानों में बाउंड्री वाल बनाना शुरू किया। एक कब्रिस्तान जो राधा कृष्ण वार्ड में है, जहाँ पर ईदगाह भी है, उसकी करीब 3/4 बाउंड्री वाल बन चुकी है। एक कब्रिस्तान हथवास में है, वो पिपरिया के ही अंजुमन के अंडर में आता है। वहाँ पे कुछ लोगों का नाजायज़ कब्ज़ा है, जो कि मैं पिछले कई 3 साल से इस बात को बार बार उठा रहा हूँ, लेकिन आज तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वक्फ बोर्ड के CEO साहब ने बाकायदा एक कलेक्टर को लेटर लिख के, वो लेटर की कॉपी भी है हमारे पास, उन्होंने ये साफ कहा कि यहाँ से अतिक्रमण हटा दिया जाए और इस भूमि को वक्फ बोर्ड में दर्ज करके यहाँ पे कमेटी के सुपुर्द किया जाए ताकि वो उसका देख रेख करें। रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोई काम नहीं करता। वक्फ बोर्ड ने अपना काम किया, इसके पीछे वक्फ बोर्ड फॉलोअप कुछ नहीं करता। पिपरिया और ज़िला होशंगाबाद में मुस्लिम तबका और दूसरे तबकात की पसमानदगी के लिए जितना मध्य प्रदेश की सरकारें जिम्मेदार हैं, उतना ही यहाँ का मुस्लिम तबका और यहाँ बूदोबाश करने वाले दूसरे तबकात के लोग भी जिम्मेदार हैं। अगर मध्य प्रदेश के मुस्लिम समाज ने हुकूमतों के वादे और दावे से अलग हटकर अपनी इज्तमाइयत का मुजाहिरा किया होता, तो कौमी सरबुलंदी के लिए अमली इक़दाम किया होता, तो पिपरिया, होशंगाबाद क्या मध्य प्रदेश में मुसलमानों की तरक्की का नक्शा कुछ और ही होता। दोस्तों, आज़ादी के बाद पिपरिया के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सूरत हाल पर आधारित ETV का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक ख़ास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। आदाब।